नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। आपने अभी वर्तमान में एक केस आप सुन रहे होंगे जो पूजा खेड़कर के नाम से लगातार सुर्खियों में है। एक ऐसी आईएएस ट्रेनी जिसके खिलाफ यूपीएससी ने भी अब जांच बिठा दी है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो नियुक्ति का मामला है वो चल रहा है और कई आरोप उन पे लगे हैं। अब सवाल यह है कि पूजा खेड़कर की तरह उत्तराखंड में भी अब कई राज खुलने वाले हैं क्या उत्तराखंड में भी ऐसे अधिकारी हैं जिनके फर्जी दस्तावेजों से जिन्होंने नौकरियां नियुक्तियां पाई हैं? इसको लेकर भी एक बड़ी चर्चा बनी हुई है। लोग ऐसा भी बताते हैं कि इस केस के खुलने के बाद इसके तार और इसके बाद जो असर है वो कई और प्रदेशों में भी पड़ने वाला है और इसके असर ये भी देखने को मिल सकते हैं कि उत्तराखंड में कई अधिकारी, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके राज खुल सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मोहित डिमरी जी हैं और डिमरी जी से जानेंगे भी कि आखिर जो ये पूजा खेड़कर मामला है उसको वो कैसे देखते हैं और उत्तराखंड से कैसे इसके तार और उसके बाद क्या ये तार खोलेंगे राज, इस पर चर्चा हम करेंगे। डिमरी जी, पूजा खेड़कर मामला जो हम देख रहे हैं, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं और कैसे ये राज खुल सकता है उत्तराखंड के? देखिए, पूजा खेड़कर का मामला पूरे देश भर में चर्चा का केंद्र में है और इसके पीछे जो तथ्य सामने आए हैं, पूजा खेड़कर ने अपने जाली दस्तावेज तैयार किए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने हस्ताक्षर, अपनी आईडी, सभी तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्हें परीक्षा दी और आज उनके खिलाफ इस मामले में यूपीएससी द्वारा मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। और इस तरह के मामले जो फर्जी दस्तावेज से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड में भी कई ऐसे अधिकारी हैं जिन लोगों ने अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर बनाए हैं और जो सालों साल से उत्तराखंड में नौकरी कर रहे हैं फर्जी दस्तावेज के आधार पर। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट उत्तराखंड में हैं जहाँ पर जो उत्तराखंड मूल के लोग नहीं हैं, अन्य राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं और रिजर्वेशन का लाभ उत्तराखंड में ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं और आने वाले समय में हमारे पास कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन लोगों ने इस तरह से नौकरियां पाई अपने जाली डॉक्यूमेंट के जरिए, उनका हम खुलासा करने जा रहे हैं। उनके कुछ डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट और हमारे हाथ में लगने वाले हैं। जैसे हमें आरटीआई के जरिए वो रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी तो ऐसे अधिकारियों का हम यहाँ पर खुलासा करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में हजारों नहीं, लाखों की संख्या में बाहर से आने वाले लोगों ने अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। इसके भी डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। होता क्या है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए बिजली के बिल की आवश्यकता होती है, पानी के बिल की आवश्यकता होती है, आपको आधार कार्ड देना होता है, इसके साथ ही साथ आपको बैंक पासबुक देनी होती है। और 15 साल से जो एक शासनादेश है कि उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं, जो 15 साल से रह रहे हैं, उनको साबित करना होता है कि हम 15 साल से उत्तराखंड में रह रहे हैं और इस आधार पर हमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन हम जो देख पा रहे हैं, यहाँ अगर इस राज्य में 2 दिन 3 दिन पहले कोई व्यक्ति आ जाए, उसका आसानी से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन जा रहा है और इसके आधार पर वो व्यक्ति यहाँ की नौकरियों पर कब्जा कर रहा है, यहाँ की ज़मीनें लूट रहा है, इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिले ले रहा है, तमाम तरह के रिसोर्सेस वो यहाँ लूट रहा है और अपने मूल राज्य में जहाँ से वो व्यक्ति यहाँ आया वहाँ उसको स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र वहाँ भी उसका बना हुआ है। तो दो जगह, एक तरफ फर्जी बनाकर एक तरफ अपने राज्य में प्रमाण पत्र के जरिए वो लाभ ले रहे हैं, दोहरा लाभ ले रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे मामले हमारे संज्ञान में हैं और ये लड़ाई जो हम लोग मूल निवास और भू कानून की इस राज्य में लड़ रहे हैं, इसके पीछे यही मंशा है कि ऐसे लोग चिन्हित होने चाहिए। हमने सरकार से कहा है कि आप क्यों नहीं जांच करते, कितने फर्जी दस्तावेज इस राज्य में बन गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, जानकारी इसकी है नहीं कि वास्तव में कितने लोग आ गए हैं उत्तराखंड में जिन्होंने जाली दस्तावेज लगाकर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं और जो बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं यहाँ वो नौकरियाँ कर रहे हैं। तो हम यही सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक इसकी जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग हमारे रिसोर्सेज लूट रहे हैं, जहाँ हमारे यहाँ के मूल निवासियों को, यहाँ के लोगों को नौकरियाँ मिलनी थी,
वहाँ पर फर्जी दस्तावेज लगाकर बाहर से आकर लोग नौकरियाँ कर रहे हैं। ऐसे मामले पहले भी सामने आए हैं, कई लोगों की नौकरियां भी गई हैं, कई लोग आज भी ऐसे हैं जो नौकरी कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट फर्जी हैं। हम यही मांग सरकार से कर रहे हैं। पूजा खेड़कर तो एक पूरे देश भर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, न जाने यहाँ कितने पूजा खेड़कर उत्तराखंड में है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो डिमरी जी, क्या लगता है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स के कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको लगे हैं, कुछ लोगों के ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, क्या जो विभाग है, जिस विभागों में काम कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों को ये नहीं मालूम? क्योंकि सवाल यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर अब ये हालात है, कई लोग जो डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उनका कहना ये है कि जो बाहर से जो लोग इस तरीके के कार्य करा रहे हैं या इस तरीके के फर्जी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो अंदर से भी कहीं ना कहीं प्रेशर है। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है और इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्योंकि सवाल तो ये भी है कि आप विभाग को मालूम नहीं चलता, जैसे आपको डॉक्यूमेंट पता चल गए, क्या विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको ये मालूम नहीं पड़ता, उनके सामने क्या ये सच्चाई नहीं आती? देखिए, इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत बड़े लेवल पर अधिकारियों की भी है। उनके संरक्षण में ही ये एक बहुत बड़ा धंधा उत्तराखंड में फल फूल रहा है। होता क्या है कि जो अधिकारी बाहर से उत्तराखंड में यहाँ आकर बड़ी पोस्ट पर नौकरियाँ कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनके जो राज्य से लोग यहाँ आए वो नौकरियाँ करें। और नौकरियाँ कैसे करेंगे? जब तक स्थायी निवास प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होगा, जाति प्रमाण पत्र उनके पास नहीं होगा। तो ऐसे में इन लोगों के संरक्षण में, इन लोगों की मिलीभगत से जो बड़े लेवल पर अधिकारी बैठे हुए हैं, ये लोग अपने लोगों के फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं और उनको नौकरियां दे रहे हैं। और ऐसा एक डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, तमाम जितने भी उत्तराखंड में विभाग यहाँ पर हैं, वहाँ पर इस तरह से लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। अब धीरे धीरे करके ये मामले सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें उजागर हो रही हैं। तो हम यही तो कहना चाहते हैं, सरकार क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों की, कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच उत्तराखंड में करती है? हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जो संदिग्ध लोग यहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं, उनके दस्तावेजों की भी जांच होनी चाहिए और सरकार को बताना चाहिए कि ये लोग हैं, ये फर्जी लोग हैं, इनके निलंबन की कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और जैसा हम लोग जल्द ही कुछ एक हमारे पास दस्तावेज हाथ लगे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में आकर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं और आरक्षण का लाभ लिया है, जबकि वो आरक्षण का लाभ हमारे उत्तराखंड में ले नहीं सकते थे। एक तरह से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र उन्होंने बनाए हैं। उन लोगों का भी हम खुलासा करने जा रहे हैं जो कई सालों से नौकरी यहाँ राज्य में कर रहे हैं, हमारे लोगों का अधिकार जो मार रहे हैं, तो वो भी हम खुलासा करने जा रहे हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि तमाम जो फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंटों में जो लोग काम कर रहे हैं, एक सिरे से उनकी जांच होनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि इतने लोग हैं, इस तरह से यहाँ पे डिपार्टमेंट जो विभागीय कर्मचारी हैं वो नौकरियां कर रहे हैं और इससे इस प्रदेश का इतना नुकसान हुआ है कि सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए, हम मांग कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है डिमरी जी, मैं जब ये मुद्दा उठाते हैं, जब हमने मूल निवास की बात की है, इस तरीके के प्रकरणों की बात की, EWS ये सबसे बड़ा विवाद का बना है और कई लोगों के मेरे पे संदेश आए हैं कि EWS को लेकर बड़ी संख्या में जो फर्जी रूप में EWS बने हैं, इसको लेकर लगातार लोगों ने शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि EWS का ये बड़ा मामला है कि जिस तरीके से फर्जी रूप में EWS बना दिए जाते हैं, क्या इसके भी कुछ सबूत आप लोगों के पास है जो फर्जी EWS बन रहे हैं? क्योंकि इसको लेकर भी कई युवाओं की शिकायत है कि EWS जो बनाने में जिस तरीके की त्रुटियां और जिस तरीके की जानबूझकर हो रही हैं, या उन अधिकारियों के सामने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट रखे जा रहे हैं जिस कारण अधिकारी भी मजबूर हैं उन EWS को बनाने में। इस पूरे प्रकरण को, EWS वाले प्रकरण को कैसे देखते हैं आप? देखिए, EWS का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आर्थिक आधार पर मिलता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्ण जाति के लोगों को इसका प्रमाण पत्र जारी होता है। और जो पूजा खेड़कर का मामला आजकल चर्चाओं का विषय बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी सामने आया है कि उन्होंने ये दस्तावेज भी फर्जी दिया है, जिस तरह की खबरें सामने आई हैं। और उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनकी सूचनाएं हमें गाये बगाई मिल रही हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने EWS के अपने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी आसानी से बन जा रहा है तो EWS फर्जी बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आसानी से दस्तावेजों में फेर बदल करके डॉक्यूमेंट तैयार किए जा रहे हैं और उसके आधार पर नौकरियों में लाभ लिया जा रहा है। ये स्थिति इस राज्य में हो गई है। और कुछ दिन पहले मैं आपको बताऊं कि कहीं ऐसे हमारे पास बिजली के बिल हमारे हाथ लगे हैं, पानी के बिल हमारे हाथ लगे हैं, जो एक तरह से जब हम उस डिपार्टमेंट में जाते हैं, बिजली विभाग में या पेयजल विभाग में, वो कहते हैं कि ये
दस्तावेज तो हमारे हैं नहीं, हमने तो इन्हें जारी नहीं किया, ये तो फर्जी दस्तावेज तैयार हुए हैं। तो इस तरह के मामले इस प्रदेश में सामने आ रहे हैं कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चाहे EWS प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने हो, तमाम तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर हमारे रिसोर्सेज पर कब्जा जमाने की जो कोशिश हो रही है। और मैं ये कहूँगा इसमें बहुत बड़ी साजिश है, हमारे लोगों को नौकरियां न मिले, यहाँ के लोगों को उसके अपने राज्य में अधिकार न मिले, इसको लेकर ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र कौन कर रहा है? जो बड़े लेवल पर अधिकारी बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि उनके राज्य के लोग हमारे यहाँ आएँ और यहाँ उनको नौकरियाँ मिलें और यहाँ के लोग इसी तरह धक्के खाते रहे। एक साजिश हो रही है। हमारे लोग, आप देख रहे होंगे उत्तराखंड के लोग रोज़गार के लिए एक बहुत बड़ा पलायन चल रहा है। उत्तराखंड खाली हो गया है सिर्फ रोज़गार के लिए, नौकरियों के लिए। सब लोग यहाँ छोड़कर देश ही नहीं विदेश के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थिति है, बाहर से लोग हमारे राज्य में आ रहे हैं और फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करके वो नौकरियाँ कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो आउटसोर्सिंग कंपनियाँ हैं, अगर इनकी जाँच गहराई से हो जाए, जितनी भी आउटसोर्सिंग कंपनियाँ यहाँ पर हैं, एक तो वो यहाँ पर स्थानीय लोगों की आउटसोर्सिंग कंपनियाँ नहीं हैं, अधिकतर कंपनियाँ बाहर से यहाँ पे काम कर रही हैं। उन कंपनियों में जो लोग काम कर रहे हैं उसकी भी जांच हो, वो कौन लोग हैं काम कर रहे हैं, उसमें भी अधिकतर अगर आप सामने बातें आएंगी तो सारे गैर मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, उसमें बहुत कम लोग हैं। आपने अभी देखा होगा एम्स में, ऋषिकेश में 600 से अधिक लोग राजस्थान के भर्ती हो जाते हैं नर्सिंग स्टाफ में। ऐसे मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में, ऐसे न जाने कितने संस्थानों में बाहर से आने वाले लोग नौकरियां कर रहे हैं। इसकी हम कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग हैं और हम लगातार यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तराखंड में मूल निवासियों को नौकरियों में उनका अधिकार मिले, मूल निवासियों के अपने राज्य में उनके जो रिसोर्सेस हैं उस पर पहला अधिकार हो। क्योंकि जो स्टेट बनाने की परिकल्पना थी, उत्तराखंड राज्य बनाने की परिकल्पना थी, उसके पीछे मूल मकसद ये था कि राज्य बनेगा तो हमारे अपने यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके अपने जल जंगल ज़मीन, उनके अपने अधिकार जो इस राज्य में हैं वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं न हमारे लोगों को यहाँ नौकरियाँ मिल पा रही हैं, न उनके हाथ में अब अपनी ज़मीन बची हुई है, न उनकी अपनी संस्कृति बची हुई, न उनकी अपनी पहचान बची हुई है। कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं है जो हमारे लोगों के हाथ में है। और यहाँ तक आप देखिए कि अभी सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक फैसला लिया है कि 5 लाख रुपए तक स्थानीय ठेकेदार को काम मिलेगा। अब हमारे लोगों की जो ठेकेदार है औकात सिर्फ 5 लाख की रह गई है। और जो बाहर से आने वाला ठेकेदार है वो करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट इस राज्य में करेगा और हमारे लोग 5 लाख में ही उसको काम मिलेगा। तो कितनी बड़ी साजिश है हमारे लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की। हमारे लोगों को सवाल में डिग्री जिसमें करना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है और आपने मेरे दिल की बात छीन ली। यही अगला प्रश्न मेरा था कि कल कैबिनेट में एक फैसला आया, 5 लाख रुपए की बात की है। सवाल ये था, एक जियो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसमें ये बताया गया था, इससे पूर्व उसमें ये कहा गया था 5 करोड़ तक वरीयता उत्तराखंड के लोगों को मिलनी चाहिए। अब कैबिनेट में गजीरोगिरी फैसला आया, उन्होंने कहा कि 5 लाख तक के जो काम है वो उत्तराखंड के लोगों को मिलेंगे। सवाल आपने वही, यह बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया है कि 5 लाख तक ही पैटी ठेकेदार तक बन के रहेंगे। कल गजेंद्र सिंह रावत जो वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने भी इस ऊपर प्रश्न किया, हमने उनसे भी पूछा था, उन्होंने भी यही बात कही कि हमारे लोगों को कमजोर करने की जो बात है, क्या 5 करोड़ का जो जियो है उसके बाद ये नया संशोधन लाने की क्या जरूरत थी? क्या 5 करोड़ की श्रेणी से हम नीचे आ गए हैं? क्या 5 लाख तक ही काम करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को, जो उत्तराखंड के यहाँ के लोग हैं, उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। जो हमारे यहाँ ठेकेदार लोग उत्तराखंड के काम कर रहे हैं उनके सामने अब कितना बड़ा संकट आ जाएगा। 5 लाख में क्या काम कर सकते हैं यहाँ के लोग, ये समझने वाली बात है। अब आप देखिए, रेलवे के प्रोजेक्ट हमारे यहाँ बनते हैं, हमारे यहाँ NH के प्रोजेक्ट बनते हैं, तमाम तरह से बड़ी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएँ बनती है, तमाम बड़े प्रोजेक्ट हमारे उत्तराखंड में बनते हैं। लेकिन हमारे ठेकेदारों को, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को इसका बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है। हमारे लोगों को जो ठेकेदारी करते हैं, जिनके अपने रजिस्ट्रेशन है, चाहे A श्रेणी में हो, B हो, C कैटेगरी में हो, उनको पेटी के आधार पर काम दिया जाता है बड़े ठेकेदार द्वारा। जबकि हमारे लोग सक्षम हैं, वो काम कर सकते हैं, उनकी अपनी क्षमताएं हैं। लेकिन सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि यहाँ के लोगों को जो ठेकेदारी कर रहे हैं, जो जिनका अपना अनुभव है, उनको काम मिले। तो ये षड्यंत्र है आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का। सांस्कृतिक रूप से हमें कमज़ोर कर ही दिया गया है और हमारी अपनी मूल जो पहचान थी वो ख़त्म कर ही दी गई है। अब आर्थिक चोट भी हम पर की जा रही है। तमाम तरह से रिसोर्सेज जितने हमारे हैं, चाहे खनन के बड़े बड़े काम हो, वो भी सारे बाहर के कर रहे हैं। शराब
के कारोबार में भी बाहर के लोग हैं। कम से कम जो बड़े जो बड़े बड़े काम हैं उसमें तो हमारे लोगों को वरीयता मिलनी चाहिए। ये हमारे लंबे समय से मांग रही है और हमारे लोग, आप देखिए, हमने तो रेलवे में भी आवाज़ उठाई कि जब रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा था तो उसमें भी हमारे लोगों को कम से कम 70 से 80% रोज़गार मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग बहुत सारे ऐसे जिन्होंने बीटेक किया है, ITI किया है, तो वो लोग अनुभवी हैं, कई लोग, उनको रोज़गार दिया जा सकता है, लेकिन रोज़गार हमारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ये बड़ा सवाल है। और सरकार जिस तरह से पहले एक जियो जारी होता है कि 5 करोड़ तक स्थानीय ठेकेदारों को काम मिलेगा, एकदम से सरकार फैसला बदल कर 5 लाख कर देती है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी बहुत बड़े ऐसे कारण हैं कि यहाँ के लोगों को काम न मिले, बाहर से आए यहाँ पर ठेकेदार, उनसे मोटा कमीशन लेने के लिए ये इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। साफ तौर पे हम यही कहना चाहेंगे, हमको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की बहुत बड़ी ये साजिश शुरू हो गई है। और मैं कहना चाहता हूँ तमाम लोगों से, जितने उत्तराखंड के लोग हैं, अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा, और नहीं लड़ेंगे आप तो हर तरह से आप इसी तरह से मारे जाओगे। एक सवाल मैं और भी करना चाहता हूँ। एक खेती आजकल की जा रही है, उस खेती का नाम है धर्म की जो अफीम बोई जा रही है। मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि जब हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं, जब मोहित डिमरी जैसे, गजेंद्र रावत जैसे, लुसन टोडेरिया जैसे जब मूल निवास की बात करते हैं, भू कानून की बात करते हैं, तो शायद वो संदेश लोगों तक नहीं पहुंच पाता, चाहे फेसबुक के माध्यम से भी मैं कहूँ। पर जहाँ धर्म की बात होती है तो कई नारे आ जाते हैं, चाहे कोई भी धर्म की हम बात करें, तो वहाँ पर आजकल ये ट्रेंड हो चला है। हम आजकल एक ट्रेंड देख रहे हैं कि डोलियों का ट्रेंड है, वो बड़ी वायरल हो जाते हैं। डोलियाँ आ रही हैं, वो बड़ी आजकल वायरल हैं। साथ में कई और ऐसे बाबा आ गए हैं जो कहीं चावल देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। उसको बड़े बढ़ चढ़कर लोग शेयर करते हैं, लोग उसे सम्मान देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद यही उत्तराखंड की संस्कृति को बचा सकते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या युवाओं को, क्या लोग जो हैं इस तरीके की चीज़ों को सही समझ पा रहे हैं? क्या उन्हें पता है कि भू कानून, मूल निवास या ये जो सर्टिफिकेट का जो घोटाला है, क्या भविष्य बना पाएंगे, या युवाओं को कोई फर्क पड़ता है, या केवल इन चीज़ों में वो अपने भविष्य देख रहे होते हैं? इन चीज़ों में उन्हें लगता है कि यही भविष्य है, शायद ये चीज़ें बची रहेंगी तो हम बचे रहेंगे। मेरा मानना है कि धर्म के नाम पे एक बहुत बड़ा कारोबार भी चल रहा है। अब आप देखिए कि केदारनाथ धाम जब दिल्ली में बनने की बात होती है कि केदारनाथ धाम का निर्माण दिल्ली में किया जाएगा और वहाँ पे बाकायदा केदारनाथ धाम ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड किया जाता है, तो इससे साफ संकेत यही जाता है कि कहीं ना कहीं मंदिर के नाम पे या धाम के नाम पर पैसा कमाना है, एक बड़ा धंधा करना है। उसमें हमने बहुत सारे लोग देखे जो ट्रस्टी भी बने हुए हैं। 1 से 2 लाख 3 लाख रुपए उनका बाकायदा ट्रस्टी बनने के लिए एक निर्धारित की हुई अमाउंट। तो जब जब धर्म के नाम पर ये सब चीज़ें होती रहेंगी, धर्म के नाम पे धंधा चलता रहेगा, तो ये मुद्दे सारे, इस पर लोग ध्यान नहीं देंगे। हम यही तो देख रहे हैं कि जब जब धर्म की बात होती है, कोई बात होती है, तो लोग उसमें सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन जब रोज़गार की बात होती है, अपने मूलभूत सवाल लोग की बात होती है, तो लोग सड़कों पे बहुत कम आते हैं। धर्म हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरह की राजनीति धर्म के नाम पे हो रही है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। हम कहना चाहते हैं कि धर्म के नाम पे बिल्कुल भी राजनीतिक धर्म विषय नहीं होना चाहिए। ये हमारा अपना आंतरिक मामला है, और इसको अगर राजनीति में हम घसीटते हैं तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान समाज का ही होता है। हम देखते हैं कि धर्म के नाम पे आजकल तो बहुत तरह तरह की, जैसा आप बता रहे हैं कि अब एक देव डोलियों का भी एक प्रचलन चल पड़ा है। इसके पीछे भी रीजन क्या है, इसको भी समझना पड़ेगा। हर कोई कहीं ना कहीं इससे मुनाफा कमाने की सोच रहा है धर्म की आड़ लेकर। तो ये इससे भी हमारे जो परंपराएं हैं, जो हमारे सांस्कृतिक जो अपनी एक अलग पहचान रही है, उस पर भी कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है अगर हम धर्म को धंधा बनाते हैं। हमें धर्म के नाम पे धंधा नहीं करना चाहिए। एक तरह से हम लोग सनातनी लोग हैं, हजारों सालों से बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्राएं इस हमारे राज्य में हो रही है, और पूरे विश्व में हमें इस रूप में ही जाना जाता है कि हम बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री की भूमि से आते हैं। तो एक हमारी अलग पहचान बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से आडंबर धर्म के नाम पे अब चल रहा है, इससे हमारी जो अपनी सांस्कृतिक विरासत है, सांस्कृतिक पहचान, ये भी कहीं ना कहीं खतरे में हमें लगती है। राजनीति की ओर भी मैं थोड़ा सा इस मामले को ले जाना चाहूँगा। नेवरी जी, जिस पार्टी से, जिस दल से आप आते हैं,
उन्होंने ही आपका बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने कहा है कि भू कानून और मूल निवास जैसी रैलियों में वो अब हिस्सा नहीं लिया जाएगा। और मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ कि बड़ी लोगों के मन में टीस पहुंची जब से इस तरीके का बयान आता है, और आप ही के एक पार्टी के नेता ने आप लोगों के ऊपर एक बड़ा आरोप भी लगाया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि क्या, क्योंकि आपकी जो समिति है उसके बाद एक दल है, ये दोनों भले ही अलग हैं, पर जब ये आरोप लगे, जब इस तरीके से जब ये जारी हुआ बयान, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। तो क्या डिमरी जी अपने दल के साथ रहेंगे या समिति के साथ रहेंगे? क्योंकि ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, जिसके लिए शुरुआत से लड़ाई लड़ी गई, और ये दल का एकदम से पीछे हो जाना, ये इसी की ओर देखते हैं। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल ने 24 दिसंबर की रैली को सपोर्ट करने के लिए बाकायदा एक लेटर भी जारी किया था। और उत्तराखंड क्रांति दल ही नहीं, तमाम कांग्रेस ने भी सपोर्ट दिया, आम आदमी पार्टी ने भी, और भी सामाजिक संगठन है, तमाम दलों ने इसका सपोर्ट किया है। और लगातार उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास भू कानून के मूवमेंट में शामिल रही है। लेकिन अचानक से हमें भी कुछ दिन पहले ये सूचना मिली कि उत्तराखंड क्रांति दल ने समिति से किनारे कर लिया है, पल्ला झाड़ लिया है कि अब समिति के जितने भी आंदोलन आगे होंगे उसमें उत्तराखंड क्रांति दल हिस्सा नहीं लेगी। हमारे मानना है कि ये दल का अपना निर्णय है, इस पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे। दल ने ये फैसला लिया है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये मूवमेंट हम खत्म कर देंगे। समिति ने भी स्पष्ट किया है, हालांकि दल इसको सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति इस आंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी। आगे 1 सितंबर को हमने एक गैरसैंण में एक महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें हमने हज़ार लोगों को इस महारैली में जोड़ने का हम आह्वान कर रहे हैं, तमाम लोगों को इससे जोड़ रहे हैं। हम इसमें तमाम संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उनसे वार्ता कर रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से लोग, जैसे देहरादून में लोग सड़कों पे आए थे, उसी तरह गैरसैंण में भी लोग सड़कों पे आएंगे अपने अधिकारों के लिए। और जो घटनाक्रम रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल ने जिस तरह से समिति से किनारे करने की बात कही है, और ये लोगों ने हमसे भी सवाल किए कि उत्तराखंड क्रांति दल इस मूवमेंट में आपके साथ नहीं है, तो हमने कहा कि दल का अपना फैसला है, और इस फैसले के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस मूवमेंट से पैर पीछे खींच लें। हमें मूवमेंट आगे बढ़ाना है, निरंतर इस पर लोगों को जोड़ना है, लामबंद करना है, और आगे हम अपने इस मिशन में निरंतर बने रहेंगे। और अभी हम यूकेडी में ही हैं, यूकेडी के सदस्य के रूप में हम पार्टी में बने हुए हैं, और पार्टी में हम निरंतर काम भी कर रहे हैं, और समिति का जो कार्यक्रम है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब निरंतर ये समिति तमाम संगठनों ने सपोर्ट किया समिति को, उनका विश्वास है, हम वो विश्वास बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आगे क्या करने वाले हैं? ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स, जो ये लगाकर नौकरियां पाई हैं, जो ये पूजा खेड़कर जैसे लोग हैं, वो क्या उत्तराखंड में उनका भी अब खुलासा जल्द होने वाला है? क्योंकि आपने कहा कि आप जल्द कई डॉक्यूमेंट आपके हाथ लगे, क्या करने वाले हैं भविष्य में? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हमारे पास जो दस्तावेज आ रहे हैं उसको हम जनता को बताएं, लोगों तक उसको पहुंचाएं कि ये लोग हैं जो आपके अधिकार अपने राज्य में, आपके अधिकारों पर जो चोट कर रहे हैं। एक तरह से जो नौकरी आप लोगों ने इस राज्य में करनी थी, यहाँ के लोगों ने, उस पर बाहर से यहाँ लोग आते हैं और स्थायी निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर नौकरियाँ करते हैं। इसको लेकर हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि तमाम तरह के जो रिसोर्सेस हैं, चाहे नौकरियां हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे आपके जो ठेकेदारी का सवाल हो, चाहे अन्य रिसोर्सेज जितने भी हों, इस पर आपका अधिकार अब इस राज्य में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो एकमात्र संघर्ष का रास्ता है, सड़कों पर उतरने का रास्ता है। जनता सड़कों पर आए, अपने अधिकारों के लड़े, जनता सरकार पर दबाव बनाए। अगर आपको अपने इस राज्य में अपना अस्तित्व बचाना है, अपना वजूद बचाना है। और आप देखिए कि जिस तरह की घटनाएं इस राज्य में हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं, तमाम तरह के बाहर से गुंडे बदमाश इस राज्य में आ गए हैं और यहाँ के मूल निवासियों को गोली भी मार दे रहे हैं, उनकी हत्याएं कर दे रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों से कि आप लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, ना आप सुरक्षित हो, ना आपके आने वाले भविष्य में आपके बच्चे सुरक्षित इस राज्य में। तो आपको लड़ना है तो अपने लिए लड़ना है, अगर आप लड़ोगे तभी सुरक्षित रह पाओगे। तो लोग इस बात को समझ रहे हैं, और यही वजह है कि जितने आंदोलन आज तक मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ने किए, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर लोगों ने भागीदारी की, उस बात को समझ रहे हैं।
और आने वाले समय में ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा, हमें पूरा भरोसा है और लोगों का अपार जन समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत एक नैतिक बल का एक रूप में हमारे लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये थे मोहित डिमरिया, जिन्होंने ये कहा है कि पूजा खेड़कर जैसे कई खुलासे उत्तराखंड में होने हैं, कई डॉक्यूमेंट के हाथ लग गए हैं। अब देखना होगा, क्योंकि कई सूत्रों से हमें भी खबर मिलती रहती है, कई लोग हमें संदेश के मैसेज के माध्यम से भी बताते रहते हैं कि किस तरीके से EWS हो, फर्जी दस्तावेज हो, उसका खेल जो है चल रहा है कई विभागों में। हम भी इस पर पूरी नजरें बनाए हुए हैं। तब तक के लिए आप भी इसे पूरा अपडेट के लिए लगातार देखते रहिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को और ऐसे ही इस पूरे प्रकरण में नजर बनाएं। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।